गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ज्ञान सरोवर के यूट्यूब क्लासेस पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन। मतलब कि हम लोग जो क्लास 12th में हैं वो इतिहास में, हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए जो 12th का हिस्ट्री है वो पूरे रूप से मतलब संपूर्ण तरीके से भारत के इतिहास पर आधारित है। कहने का मतलब हम जो कुछ भी पढ़ेंगे अपने इतिहास के बारे में वो अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, अपने देश के संदर्भ में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पे घटी है। ठीक है, तो इस संदर्भ में अगर हम 12 की हिस्ट्री का बंटवारा करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो हम हिस्ट्री को 3 पीरियड में, 3 समय में हम बांटते हैं। जिसमें पहला समय होगा प्राचीन भारत, जो भारत के सबसे प्राचीनतम समय का इतिहास है, जहाँ पे कई सारी घटनाएं घटी या कौन कौन से शासन की प्रणालियाँ थी, इसका अध्ययन हम करेंगे। दूसरा है मध्यकालीन भारत। जैसे ही मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे कि भारत के इस समय में मुगलों मतलब कि इस्लाम धर्म का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा हम लोग को। और जो तीसरा है वो है आधुनिक भारत, जहाँ एक और इस्लाम धीरे धीरे भारत में कम प्रभावी हो रहा था, वहीं दूसरी ओर एक और शक्ति भारत में जन्म ले रही थी, जिसे हम ब्रिटिश हुकूमत के नाम से जानते हैं, जिसका संदर्भ हमारे भारत में आधुनिक भारत के इतिहास से जाना जाता है। इसमें हम ब्रिटिश का आगमन, ब्रिटिश का भारत पे प्रभाव और इसके साथ साथ कैसे कैसे हमारे राष्ट्र नेताओं ने, हमारे क्रांतिकारियों ने भारत को आज़ादी दिलाई, इसका कुछ संदर्भित इतिहास हम आधुनिक भारत में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री के क्लासेस का, चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक छोटा सा समरी के रूप में ये भी देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर्स हैं हिस्ट्री में, उसमें हम एक शॉर्ट में बोले तो हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबका कुछ कुछ हमें सीखना ही चाहिए। जिसमें पहला जो है प्राचीन भारत में हम देखते हैं। प्राचीन भारत में हम देखेंगे तो प्रारंभिक नगरों की कहानी। ये प्रारंभिक नगरों की कहानी का संदर्भ हमारी हड़प्पा सभ्यता से है। कहने का मतलब जब पूरे विश्व में मानव सभ्य हो रहे थे तो 4 ऐसे स्थान थे जहाँ के मानव बहुत अधिक सभ्य हो गए थे, मतलब कि सभी क्षेत्र में विकसित हो गए थे, जिसमें से एक हमारे देश में पाई जाती थी। ठीक है, भारत में वर्तमान समय में इसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है बंटवारे के बाद से। लेकिन बंटवारे के पहले बात करें, हम प्राचीन भारत की बात करें, तो पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता हमारे भारत देश में पाई जाती थी। इसलिए जब हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता को अपने भारत के इतिहास में हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो 4 महान सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ये 4 सभ्यताओं में एक महान सभ्यता हमारे देश में है। तो ये सभ्यता में क्या था, कैसे नगर थे, कैसे घर थे, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, इन सब का एक क्रमिक अध्ययन, ठीक है, हम करते हैं। दूसरे चैप्टर में जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो जाती है, तो अलग अलग मतलब कि लोग जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बस जाते हैं। और बसने के दौरान क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रीय समूह, मतलब कि अलग अलग क्षेत्रीय राजाओं का विकास होता है। और जो समाज होता है वो समाज पूर्ण रूप से ऋग्वैदिक काल पर निर्भर करता है। मतलब कि जो समाज है उन नियमों को मान रहा है जो ऋग्वेद में वर्णित है। ठीक है, तो इसी में कुछ जब हम क्षेत्र को देखते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो 16 महाजनपद के नाम से ज़्यादातर हम जानते हैं। ठीक है, मुख्य क्षेत्र थे 16 महाजनपद, तो उसमें कौन कौन से वंश परिवार है, इसका अध्ययन हम करते हैं। जिसमें मेन रूप से हम मगध, 12th में अगर हम हिस्ट्री का बात करें तो सेकंड चैप्टर में हम 16 महाजनपदों में सबसे मेन जो पढ़ते हैं वो है मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में टोटल कितने वंश हैं, हम इन सारे वंशों को एक एक करके पढ़ते हैं। जिसमें पढ़ते तो सब हैं, लेकिन जो सबसे मेन हमारे लिए है, हमारे इस 12th के हिस्ट्री के दृष्टिकोण से, वो है मौर्य काल और गुप्त काल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मौर्य काल और गुप्त काल के बीच में कोई और काल नहीं आया है, कई सारे काल है। ठीक है, कई सारे वंश हैं, हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, कई सारे वंश हैं। ठीक है, तो उनके भी उनका जो राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, मतलब उन राजाओं, उन वंश के राजाओं के समय
मगध की राजनीति क्या थी, वहाँ का आर्थिक विकास कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन सब का अध्ययन हम करते हैं। उसके बाद हम इस सेकेंड चैप्टर में जो हम वंश, ठीक है, हम क्षेत्रीय अध्ययन कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय अध्ययन करने के लिए हमें कई सारे स्रोत की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये स्रोत कई सारे होते हैं, जैसे कि धार्मिक साहित्य इसमें शामिल है, लौकिक साहित्य इसमें शामिल है। ठीक है, इसके अलावा और हमारे पास कई स्रोत है जिसको पढ़ करके, देख करके हम अपने इतिहास की जानकारी लेते हैं। तो इसी के संदर्भ में हम भारत के सामाजिक इतिहास का भी वर्णन करते हैं अपने थर्ड चैप्टर में, और इसका जो विशेष संदर्भ होता है वो हम महाभारत के काल से लेते हैं कि जब महाभारत का पीरियड था, वह समय जब महाभारत की घटना घटी, तब भारत में जो समाज का एक रूप था, सामाजिक इतिहास था, वो किस प्रकार है। तो इसमें हम जितनी सारी बातें पढ़ेंगे ये सारी की सारी संदर्भित होगी महाभारत के संदर्भ में। ठीक है, और हम जानेंगे कि हमारे भारत का सामाजिक इतिहास कितना गौरवशाली था, कितना प्राचीन था, कितना महान था। इसके बाद जब सामाजिक इतिहास में यहाँ पढ़ेंगे तो हम ये सीखेंगे कि हमारे धर्म में, एक विशेष धर्म में कुछ जटिलताएं भी पाई जाती थी, जिससे शोषित होकर के कई लोगों ने दूसरे धर्मों की ओर धर्मांतरण किया, धर्म को बदल लिया। और इसी के संदर्भ में हम प्राचीन धर्मों में कौन कौन से धर्म का विकास हुआ, इसका अध्ययन भी हम करते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ठीक है, ये सब शामिल है। तो इसमें जो विशेष संदर्भ है वो बौद्ध धर्म का संदर्भ है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग के मन में भी उठ रहा होगा कि बौद्ध धर्म ही क्यों। तो आप लोग को ये भी बता दें कि प्राचीन भारत में ये समय एक ऐसा समय था जब सभी धर्मों के मुकाबले इस धर्म का विकास बहुत अधिक हो रहा था, मतलब कि यह धर्म बहुत फल फूल रहा था। इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। जब चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे तो हम ये जानेंगे कि भाई ऐसा क्या कारण था कि बौद्ध धर्म इतना विकसित हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म चारों दिशाओं में फैला, सभी देशों में ये फैला। ठीक, चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो इस रीजन को हम जरूर पढ़ेंगे। अब हम यहाँ से मध्यकालीन भारत का पीरियड स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि इन चैप्टर्स में लगभग मुगलों का प्रभाव रहा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, भारत में इस्लाम का आगमन, भारत में जो इस्लाम आया वो लगभग 712 ईस्वी में ही आ गया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में आया था? तो अब्दुल बिन कासिम के नेतृत्व में आया था। लेकिन जो मेन प्रभाव अगर हम देखेंगे हमारे भारत में इस्लाम धर्म का, तो वो मुगलों से है, मुगल वंश से है, जिसके संस्थापक बाबर है। ठीक है, और अगर हम इस मुगल के वंश को देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी, ठीक है, जैसे हम अपने प्राचीन भारत में राजाओं का वर्णन करेंगे तो इसमें सबसे प्रभावी हमको सम्राट अशोक, ठीक है, अशोक प्रियदर्शी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका वर्णन मिलता है। तो उसी तरह अगर हम इसमें पढ़ेंगे, मुगल के पीरियड में पढ़ेंगे, मुगल वंश पढ़ते हैं, तो इसमें जो अकबर था उसका प्रभाव बहुत अधिक मिलता है। तो विशेषकर जो ये चैप्टर है आईने अकबरी, ये चैप्टर टोटली डिपेंड करता है कृषि संबंध। ठीक है, आईने अकबरी कृषि संबंध के रूप में, मतलब कि राजा और उस समय जो क्षेत्र था वहाँ की कृषि व्यवस्था, तो राजा का कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव था, क्या नीतियाँ थी, क्या नियम थे। ठीक है, ये सब सारी जानकारियाँ हमको आईने अकबरी से प्राप्त होता है। जब आईने अकबरी को हम पढ़ लेंगे तो आईने अकबरी को पढ़ने के बाद अकबर के और वंशज, पहले के और बाद के वंशज कौन थे, नहीं थे, इन सब का एक तरह से इनके वंश का अध्ययन, इनके परिवार का अध्ययन हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो मुगल दरबार के नाम से जाना जाता है। इसमें हम इतिवृत्त की सहायता लेते हैं। इतिवृत्त क्या होता है? तो इतिवृत्त मुगल राजाओं या मुगल राजाओं के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से लिखाई गई स्वयं की जीवनी ग्रंथ होती है। ठीक है, तो उसी जीवनी ग्रंथ का अध्ययन करके हम विभिन्न मुगल राजाओं, ठीक है, बाबर है, अकबर है, हुमायूं है, शाहजहां है, कई सारे हैं, वंश है, इनका पीरियड है। ठीक है, सब एक लाइन से हैं। ठीक है, इनका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, कितने और पुत्र है, पत्नियां हैं, इन सारी बातों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे मुगल दरबार में। ठीक है, और देखेंगे कि भारत में मुगलों का प्रभाव क्या रहा, कैसा रहा, किस राजा का जो संबंध था वो हिंदू राजाओं से कैसा रहा, नहीं रहा, हमारी समाज पर कैसे कैसी नीतियों को लगाया गया, कौन कौन से नियम थे, ये सारी बातें हम मुगल दरबार इतिवृत्त के संदर्भ में सीखेंगे। उसके बाद
दक्षिण भारत, उत्तर भारत में देखिए इतिहास का संदर्भ ज्यादातर हम उत्तर भारत से लेते हैं, ऐसा बोला जाता है, माना जाता है, लेकिन ऐसा है भी, सही बात है कि जितनी भी घटनाएं अगर आप देखिएगा, ठीक है, चाहे वो हम इधर देखें आज़ादी में देखें या फिर प्राचीन भारत में देखें या इसमें देखें, ज़्यादातर जो प्रभाव रहा वो भारत के उत्तर, ठीक है, उत्तर दिशा में और मध्य भारत में, बीच भारत जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का इलाका है उसके कुछ हिस्सों तक शामिल था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा दक्षिण भारत भी इससे अछूता रहा है, ठीक है, वो इससे अलग नहीं है। हमारे दक्षिण भारत में भी कई बड़े बड़े महान साम्राज्य हैं, उनका भी कई गौरवशाली इतिहास है, जिसमें से एक का अध्ययन हम इसमें करेंगे जो है हम्पी विजयनगर, ठीक है। माना जाता है कि ये जो विजयनगर साम्राज्य था ये दक्षिण भारत का बहुत बड़ा और महान साम्राज्य था, और मुगल भी चाहते थे कि इस साम्राज्य पर उनका स्थापत्य मतलब कब्जा हो, ठीक है। इसीलिए जो हम्पी विजयनगर की विशेषताएं हैं और विशेषताओं के अलावा विभिन्न राजाओं का इन पर कौन कौन सा प्रभाव रहा, इन सारी बातों का अध्ययन हम करेंगे हम्पी विजयनगर में। उसके बाद धार्मिक इतिहास, धार्मिक इतिहास जहाँ एक और हम देख रहे थे कि हमारे धर्म या किसी विशेष धर्म ही हम बोल सकते हैं, एक धर्म में जो बुराइयां पनपी थी और उन बुराइयों के कारण कई और धर्मों का विकास हुआ था, तो उन बुराइयों को हटाने के लिए, ठीक है, उन गलतियों को सुधारने के लिए, ठीक है, ये जो चैप्टर है धार्मिक इतिहास, इसमें कई सारे आंदोलन हुए। आंदोलन कहने का मतलब उन गलतियों को सुधारने का प्रयास किया गया, ठीक है, जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। इसके अलावा इसमें सिख धर्म का विकास भी कैसे हुआ हम ये भी जानते हैं, और साथ ही साथ सूफी परंपरा, कहने का मतलब मुगल, हम पहले बोले मुगल 712 ईस्वी में आए, ठीक है, प्रभाव देख रहे हैं मुगलों, मतलब इस्लाम आया, मुगलों से प्रभाव देख रहे हैं, लेकिन इस्लाम 712 ईस्वी में आया तो ये डायरेक्ट आकर के तो विकसित नहीं हो गया, ठीक है, आया और सब लोगों ने इसे अपना नहीं लिया, तो इस्लाम धर्म को भी भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में जैसे भक्ति आंदोलन है वैसे ही इस्लाम से संबंधित सूफी परंपराएं हैं, ठीक है, उनका क्या प्रभाव रहा, कौन कौन से राजा कैसे इनका मतलब राजाओं पर इनका प्रभाव रहा सूफियों का, इन सब का धार्मिक इतिहास है, क्योंकि ये दोनों धर्म से संबंधित है, तो इसलिए ये धार्मिक इतिहास, इसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। इसके बाद भारत में एक टाइम ऐसा भी रहा कि कई सारे लोग स्टार्टिंग से ही, ठीक है, हम विशेष इस टाइम को हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ही भारत में विदेशी यात्री आते रहे हैं, विदेशी यात्री आते हैं, भारत की स्थिति को देख के, समाज की स्थिति को देख करके, यहाँ के सभी क्षेत्रों के विकास को देख करके अपने अपने पुस्तकों में, अपने अपने जीवनी ग्रंथों में उसका वर्णन करते हैं, ठीक है, ताकि जब वो अपने कंट्री जाए, अपने देश जाए, तो वो बता पाए कि हम एक ऐसे देश में घूमे जहाँ की सारी व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार थी। तो जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि कौन कौन से विदेशी यात्री विशेष रूप से भारत में आए थे। इसमें कई सारे विदेशी यात्रियों का नाम है, ठीक है, जैसे कि मैगस्थनीज आया था, उसके बाद अब्दुल रज़ाक आए थे, ठीक, निकोलो कोंटी आए थे, अलग अलग देशों से ये संबंध रखते हैं, ये सब लोग आए और भारत का वर्णन अपने शब्दों में किए। लास्ट में जब हम आते हैं तो आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में देखिए भारत का वर्णन विदेशी यात्रियों में एक तरह से समझ लीजिए कि भारत के लिए गलत हुआ, भारत के लिए ही गलत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि जब ये विदेशी यात्री भारत का वर्णन करके गए, भारत की गौरवशाली इतिहास का, गौरवशाली व्यवस्था का वर्णन किए, तो दूसरे देश के लोगों ने इसको पढ़ा, सीखा और चले आए भारत को लूटने, ठीक है, भारत को लूटने आए, लेकिन अपना भेष बदल कर आए। कैसे? तो आए वो व्यापारी बन करके, ठीक है, और स्टार्ट हुआ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का, ठीक है, जो यूरोप, ब्रिटेन है, ब्रिटेन के लोग यहाँ पे आए, ब्रिटेन के अंग्रेज यहाँ पे आए और अपना सारा मतलब संसाधनों पर कब्जा धीरे 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 जताना स्टार्ट किया, जिसे उपनिवेशवाद के नाम से जाना गया। उपनिवेशवाद कहने का मतलब जब एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर अपना अधिकार जमा लेता है और अधिकार जमा करके वहाँ के संसाधनों का दोहन करता है, शोषण करता है, ठीक है, तो वो उपनिवेशवाद के नाम से जाना गया, जिसका सीधा प्रभाव, क्योंकि भारत अभी तक, भारत में वैसा शहर विकसित नहीं था, भारत में हम जितना भी देखें वो एक ग्रामीण समाज ही पाया जाता था,
ठीक है। तो उपनिवेशवाद का ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसा प्रभाव पड़ा, ठीक है। ग्रामीण समाज पर वे कौन कौन सी नीति और नियमों का लागू करते थे, कैसे पालन किया जाता था, इस बात का वर्णन होगा। इसके बाद जब उपनिवेशवाद से बहुत तंग आ गए, अंग्रेजों के शोषण से भारतीय बहुत क्रोधित हुए, परेशान हुए, तो परिणाम क्या निकला, परिणाम आया 1857 की क्रांति, सैनिक विद्रोह, ठीक है। मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की क्रांति घटी। इस क्रांति के कई सारे कारण विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए। इस क्रांति का प्रभाव भी भारत पर पड़ा, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि प्रभाव पड़ा तो इस क्रांति से हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा कि आज़ादी के लिए हमको लड़ने चाहिए, ठीक है, आज़ादी हमको चाहिए, हम लड़ेंगे तो हमको आज़ादी मिलेगी। तो अंग्रेजों ने भी कुछ सीखा, उन्होंने सीखा कि हम उनकी सेना पर, ब्रिटिश सेना पर भारतीयों का जो एक तरह से भागीदारी थी, उस भागीदारी को कम कर दिया जाए, भारतीयों को और ब्रिटिशों को अलग कर दिया जाए। और इसी के संदर्भ में औपनिवेशिक शहरों की स्थापना हुई। औपनिवेशिक शहर ऐसे शहर जो बेसिकली जहाँ पर अंग्रेज लोग रहते थे, ठीक है, गोरी चमड़ी के लोग रहते थे, इसलिए गोरे शहर और काले शहर का वर्णन इस चैप्टर में हम लोग को देखने को मिलेगा। इसी चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे कि भारत के वर्तमान समय में भी भारत के जो प्रमुख शहर है कुछ कुछ, जैसे मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, इन शहरों की स्थापना किस आधार पर और किस कारण से हुई थी। तो ये सारी बात हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद जब आएंगे तो जब जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश हुकूमत थी, उसका जो अत्याचार लगातार बढ़ते ही जा रहा था, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न तरह के अत्याचार अंग्रेज भारतीयों पर कर रहे थे। तो तब भारत के इतिहास में एक महान व्यक्तित्व का आगमन होता है जिसे महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति जो भारत की आज़ादी के सबसे मुख्य किरदार हैं, ठीक है, राष्ट्रपिता हमारे। तो इनके दृष्टिकोण से भारतीय समाज क्या था, ये भारत को कैसे देखते थे, भारत के लोगों को कैसे देखते थे, और भारतीय राजनीति में, भारत की आज़ादी आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी, इस बात का वर्णन इस चैप्टर में है। इसके साथ ही लोग महात्मा गांधी को किस रूप में देखते थे, वो महात्मा गांधी को क्या मानते थे, ये सारी बातें इसमें वर्णन है। महात्मा गांधी के आगमन से और जितने भी हमारे अन्य नेता थे, उन नेताओं के प्रभाव से भारत में ऐसी स्थिति बनी जिसके कारण मजबूरन, ठीक है, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन अंग्रेज गए तो गए, भारत को छोड़ के गए, सत्ता को दे के गए, लेकिन बीच में हमारी आग लगा के गए। परिणाम निकला भारत का विभाजन, भारत के दो टुकड़े हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। तो इस भारत के विभाजन के संदर्भ में कौन कौन से स्रोत हमें प्राप्त है, हम क्या क्या स्रोतों से पढ़ करके उस समय का इतिहास जान सकते हैं, कौन सी स्थिति बनी, कैसी परिस्थिति थी, लोग क्या चाहते थे, नहीं चाहते थे, माहौल क्या था उस समय भारतीय क्षेत्र का, भारतीय उपमहाद्वीप का, इसका वर्णन भारत के विभाजन इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे संदर्भ में पढ़ेंगे। लेकिन जब चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, तो ये हम लोग सीखेंगे। और जब ये लास्ट चैप्टर है हमारे 12th हिस्ट्री का, इसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार जब भारत का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान, भारत एक अलग देश बन गया, तो यहाँ पर सभी को एक समान हक देने के लिए, एक समान शासन प्रणाली चलाने के लिए लोगों ने एक नियम बनाया, ठीक है। लोगों को एक नियम की आवश्यकता थी, नियम की आवश्यकता थी। इसी नियम की आवश्यकता के कारण भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। संविधान एक ऐसी किताब, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें भारतीय शासन प्रणाली, भारत में शासन कैसे किया जाए, लोगों को कैसा अधिकार दिया जाए, इन सब से संदर्भित, ठीक है, इन सब से संबंधित जो कुछ भी नियम थे, इन नियमों का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया, ठीक है। संविधान के निर्माण का जो प्रोसेस है, निर्माण का जो मतलब समय है, ये एक लंबा समय है। और हम लोगों ने भारतीय संविधान का जो निर्माण किया, ये विभिन्न देशों के संविधान के नियमों से कुछ ना कुछ नियम ले करके हम लोगों ने किया है। परिणाम ये निकला कि भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान के रूप में बना, ठीक है। तो ये है हमारे 12th चैप्टर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसके बाद की वीडियोस में हम एक एक करके चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कि हमारे भारतीय इतिहास, हमारे भारत का इतिहास कितना महान है और हम क्या क्या सीख सकते हैं। हमारे
क्लास पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट के पास पहुंच पाए जो भी पढ़ाई से थोड़े अलग हो चुके हैं। वीडियो को देख करके, पढ़ करके वो भी सीख सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। धन्यवाद।